के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली हुई। रैली में बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह, विवेक जोशी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने इनके लिए कानून बदला है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला। राहुल गांधी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि भागवत कहते हैं कि विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। उनके लिए सत्य जरूरी नहीं है, केवल सत्ता से मतलब है। देश में सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। इस रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने आगे कहा कि कांग्रेस के डीएनए में सत्य है, जबकि बीजेपी के डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। वोट चोरी अंबेडकर के संविधान पर हमला है। ये लोग वोट चोरी कर सरकार चलाते हैं। नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारियों की जान ले ली। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वोट चोरी हो रही है। ये लोग वोट चोरी नहीं करते तो 5 मिनट में सरकार से बाहर हो जाते। जबकि इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोग नेहरू और पटेल के बीच दरार पैदा करते हैं। गांधी, नेहरू, अंबेडकर पर हमला बोलते हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। हम सब मिलकर काम करेंगे तो मोदी कहीं नजर नहीं आएंगे। मोदी जीतने के बाद बहुत बड़ा भाषण करते हैं। हम हारे हैं लेकिन हमारी विचारधारा जिंदा है। एक बार वो हारे तो उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये गद्दार लोग हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। आपको अपनी सुरक्षा करनी है। आपको मजबूत बनना है। केरल में हमने एनडीए को कुचल दिया है। इस रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं चुनौती देती हूं, बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले। ये कभी नहीं जीत पाएंगे और ये बात बीजेपी भी जानती है। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ ले, बैलेट पे लड़ ले, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। रैली में उठे सवालों से बीजेपी और चुनाव आयोग में भी बेचैनी दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस रैली पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। का समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर कुल मिलाकर वोट चोरी को कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील करने की आज शुरुआत कर दी है। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है, तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बड़ा झटका साबित हुआ। वहीं वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ को भी बड़ी हार मिली है, जिसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। नतीजों की घोषणा के बाद अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। उत्तरी जिलों में हिंसक झड़पों की खबर आई है। बताया जा रहा है कि कोझिकोड के एरामला में कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी भवन पर माकपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पुलिस ने बताया कि करीब 200 लोग हथियार लेकर कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़े और इमारत में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं कोझिकोड के मराठ इलाके में यूडीएफ की जीत के जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा कन्नूर के पनूर में भी सीपीएम कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी करने और मुस्लिम लीग कार्यालय को निशाना बनाने का आरोप है, जिसके बाद इन इलाकों में भारी तनाव दिखाई दे रहा है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि लगभग सभी प्रमुख दलों सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और हालात अब काबू में है। आप जानते हैं कि राज्य में 6 नगर निगमों, 14 जिला पंचायतों, 87 नगर पालिकाओं, 152 ब्लॉक पंचायतों और 951 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे, जिनमें यूडीएफ को 4 नगर निगमों कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर और कन्नूर में जीत मिली है। एलडीएफ को महज 1 नगर निगम, 7 जिला पंचायतों, 28 नगर पालिकाओं, 63 ब्लॉक पंचायतों और 340 ग्राम पंचायतों में जीत मिली, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 1 नगर निगम, 2 नगर पालिकाओं और 26 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है।
ये नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। इसे चुनाव के सेमीफाइनल में पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड माना जा रहा है, जिनमें कांग्रेस की गांव-गांव में पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो वाम दलों का जादू कम होता नजर आया और बीजेपी के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी साफ दिखाई दी। ऐसे में राज्य में भड़की ये हिंसा अब इन दलों की बौखलाहट के रूप में देखी जा रही है। राष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार ने नागपुर में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के स्मारक का दौरा रद्द कर दिया, जिससे राज्य की सियासत में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सत्ताधारी गठबंधन के दूसरे नेता जहां हेडगेवार को श्रद्धांजलि के स्मारक पहुंचे, तो वहीं अजीत पवार और उनके एनसीपी के नेता इस कार्यक्रम से दूर रहे। एनसीपी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एनसीपी राज्य के विकास के लिए महायुति में शामिल हुई है, लेकिन उनकी विचारधारा शाहू, फुले और अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों पर आधारित है, पवार सिद्धांतों पर कायम है। ये रुख दर्शाता है कि गठबंधन में रहने के बावजूद एनसीपी अपनी वैचारिक पहचान को आरएसएस की विचारधारा के साथ घुलने नहीं देना चाहती। हाल ही में शरद पवार की जन्मदिन की पार्टी में अजीत पवार की मौजूदगी ने भी राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी थी कि क्या पवार परिवार फिर से एकजुट हो रहा है। इसके अलावा निकाय चुनावों में भाजपा शिंदे गठबंधन के बावजूद अजीत पवार गुट ने कुछ स्थानों पर शरद पवार गुट का समर्थन किया है, जो इस दावे को और बल देता है कि महायुति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब अजीत पवार आगे क्या करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर चुनाव कब होंगे और अध्यक्ष कौन बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर मची खींचतान के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आमतौर पर माना जाता है कि जिसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है उसी को अध्यक्ष पद की कमान भी सौंपी जाती है। देखा जाए तो पहले जेपी नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष थे और उसके बाद नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और अब नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी, जिसके तहत ये नियुक्ति 14 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदेश में साफ किया गया है कि नितिन नवीन, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं, अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कराए जा सकते हैं। संभावना है कि बीजेपी को जल्दी ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। इस बीच यूपी को भी नया अध्यक्ष मिल गया है। यूपी में बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई। इस खबर ने यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने रतलाम में आयोजित एक बैठक में जो बयान दिया, उससे सियासत गर्मा गई है। विजय शाह ने कहा कि जो लाडली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी, उनकी जांच कराई जाएगी। दरअसल मंत्री विजय शाह ने बैठक में महिला बाल विकास अधिकारी से आंकड़ा पूछा, जिसमें 2.5 लाख लाडली बहनों का आंकड़ा सामने आया, जिसके बाद उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए कम से कम 50,000 लाडली बहनें तो आ ही जाएंगी। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, उनको 2 साल में एक बार तो थैंक्स बोलना ही चाहिए। हम लाडली बहनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। सम्मानजनक रूप से सरकार के मुखिया का सम्मान तो बनता है। भोजन हम करा देंगे, जो नहीं आएंगी फिर देखते हैं। जिनके 250 बढ़ रहे हैं उनकी जांच करेंगे, देखेंगे कि किसी के आधार में वो लिंक नहीं है। जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे, मतलब जांच पेंडिंग हो ही जाएगी, फिर सब आएंगे। विजय शाह के बयान ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इस बयान को विवादास्पद बताते हुए महिलाओं का अपमान करार दिया और बीजेपी नेता की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेता के इस बयान पर पार्टी को घेरते हुए कहा कि जिन लाडली बहनों का भाजपा को सम्मान करना चाहिए था, वहां उन्हें भाजपा के लाडले मंत्री अपमानित कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि विजय शाह ने कोई विवादित बयान दिया हो। आपको याद होगा कि इससे पहले भी उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे पूरे देश में उनकी जमकर किरकिरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद मंत्री पिछले कई महीनों से चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब जब मंत्री ने एक बार फिर मुंह खोला तो ऐसा बयान दे डाला जिसने राज्य से लेकर केंद्र तक की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं अब इस बयान के सामने आने के बाद विजय शाह की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं के इस अपमान पर बीजेपी कोई एक्शन लेती है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एनएसए के तहत जेल में बंद है, लेकिन अब उनको बड़ी राहत मिली है। संसद की स्थायी समिति ने वांगचुक के संस्थान के कामकाज की तारीफ करते हुए उसे यूजीसी की तरफ से मान्यता देने की बात कही है। समिति का ये कदम सोनम की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम बीजेपी नेताओं ने सोनम के एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स यानी HIAL पर सवाल उठाए थे, फंडिंग के आरोप लगाए थे। और अब जिस समिति ने वांगचुक के संस्थान के कामकाज की तारीफ की, इस कमेटी में बीजेपी सांसद संबित पात्रा,
रविशंकर प्रसाद और बांसुरी स्वराज बतौर सदस्य शामिल है, इसलिए इसे सोनम वांगचुक के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह है। रिपोर्ट में यूजीसी की तरफ से HIAL को अब तक मान्यता न दिए जाने पर चिंता भी जताई गई। जानकारी के मुताबिक समिति ने कहा है कि HIAL बेहतरीन काम कर रहा है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से मान्यता दी जानी चाहिए। बता दें कि ये रिपोर्ट हाल ही में संसद में पेश की गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। इस फैसले से ये साफ होता नजर आ रहा है कि बीजेपी अब अपने ही बयान से पलटती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के ही तमाम नेताओं ने सोनम के NGO पर सवाल उठाए थे, उन पर फंडिंग के आरोप लगाए गए थे। साथ ही आरोप यह भी लगाया गया कि सोनम का पाकिस्तान से लिंक है। सोनम वांगचुक को पाकिस्तान की तरफ से NGO के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। सोनम वांगचुक को जेल गए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास वांगचुक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है जिसे वो कोर्ट में पेश कर सके। ऐसे में उनको लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से NGO की तारीफ की जा रही है। यानी अब बीजेपी का दाव उस पर ही उल्टा पड़ गया। 20 नवंबर को CJI का पदभार ग्रहण करने वाले जस्टिस सूर्यकांत लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बार जिस तरह उन्होंने न्यायपालिका और उससे जुड़े कई पहलुओं पर अपनी राय रखी, CJI ने कॉलेजियम प्रक्रिया को और खोलने के साथ ही लंबित मामलों से निपटने के लिए अपने रोड मैप पर बात की। जजों की नियुक्ति के लिए अपनाए जाने वाली कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की वकालत करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा, किसी भी प्रणाली में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत एक स्वागत योग्य कदम है, जो कॉलेजियम के सदस्यों को उम्मीदवार का सीधे आंकलन करने में मदद करता है। अब नियुक्तियों में सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए कारण बताने की कोशिश की जाती है, जो ज्यादा पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने ये भी माना कि जजों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया काफी मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रक्रिया में योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव पर और भी अधिक जोर देने की जरूरत पर जोर दिया। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बात की। जस्टिस ने सोशल मीडिया पर जजों की हो रही निंदा पर कहा कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता को बाधित करने वाला एक कठोर कदम होगा। आलोचना अज्ञानता से पैदा होती है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। CJI सूर्यकांत ने आगे ये भी कहा कि CJI को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाना सही है, लेकिन इस भूमिका को अक्सर गलत समझा जाता है। वहीं न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारे देश में प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली की आधारशिला है और ये संविधान में निहित शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के साथ चलती है। CJI ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि हमारी जिम्मेदारी पूरी तरह से संविधान और उन लोगों के प्रति है जिनकी ये रक्षा